हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण। आप सभी का स्वागत है डाउट नट पर। एक बार फिर से हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th सीबीएसई टर्म 2 के लिए। वो लोग जो लगातार इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो लगातार पढ़ते हैं और जो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत कुछ अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कुछ स्पेशल पढ़ते हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है डाउट नट में। मैं हूं आप लोगों का टीचर जो आपको पढ़ाने वाला है आज, और हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज 11th सीबीएसई। तो यार, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को स्कूल के अंदर एक दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, और वो चैप्टर फिनिश होने वाले कौन कौन से होंगे? जैसे अगर स्कूल में जल्दी जल्दी सिलेबस कराना होगा तो पहला चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी उठाया जाएगा, और आई होप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो सकता है, या अगर समथिंग सीरियस होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आज बहुत सारे सवाल करने के मूड में है, और इसके साथ ही जो मौसम है वो भी थोड़ा खराब है, बारिश भी चल रही है, कहीं कहीं पर सर्दियां भी बहुत अच्छी सी गिर रही है, बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसी मौसम का बड़ा मजा है। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो दिसंबर और जनवरी के जो महीना है, जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, उस समय स्कूल जाने का भी मजा होता था। सर्दियों में स्कूल बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में तो स्कूल होता नहीं है, बरसात में स्कूल में जाने में मजा नहीं आता क्योंकि सब दूर बारिश ही बारिश हो रही होती है। लेकिन हाँ, जब सर्दियां होती है तब स्कूल जाने में बड़ा मजा आता है। दोपहर को स्कूल से आओ, ठंडा ठंडा माहौल होता है, जब जाओ तब भी ठंडा माहौल होता है। उसके बाद स्कूल में एक्टिविटीज होती है जो कि इन 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा होती है, ताकि आप लोग एक्टिव रहें, सर्दियां थोड़ी आपसे दूर रहें। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सा हेल्दी इन्वायरमेंट स्कूल में होता है। बट कुछ जगह पर पिछले 2-3 सालों से तो वो माहौल मेरे हिसाब से बंद ही होगा, और अभी भी जहाँ कुछ जगह शुरू हुआ था, बहुत जगहों पर जैसे कि बच्चों से बातें होती रहती है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ऐसा कदम उठाया गया है, और वो सही भी है। पहले स्वास्थ्य फिर खेल। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। स्वास्थ्य और खेल हालांकि एक दूसरे से मिले हुए हैं, और खेल में कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर हमें गणित की आवश्यकता होती है, और खेल में ही गणित के साथ मिलने वाला एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं है खेल में हो, निजी जीवन में भी हो सकता है। पर हाँ, जहां आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां एक से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं, जहां पर आपके पास विकल्प हो सकते हैं, वहां आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को सोच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। हम बात कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पीएनसीजे शॉर्ट में कहा जाता है। दो चीजें होती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। फैक्टोरियल एंड उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप यू गाइस आर नो। तो बेसिकली यहां दो चीजें होती है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड आफ्टर दैट द कॉम्बिनेशंस मींस सिलेक्शन। नाउ अरेंजमेंट और सिलेक्शन, हमारे सामने दो ये एस्पेक्ट है जो हमने पढ़े हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन भी किया है, जिनके बारे में आप लोग डाउट भी पूछते हैं, जो ज्यादा परेशान भी करते हैं। अब अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन चीजों का अरेंजमेंट करने जा रहे हो वो अलग अलग हो। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के लिए कि ए, बी और सी को आप कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ए को पहले लिख सकता हूं, सी को बाद में, बी को पहले लिख सकता हूं। ये भी एक तरह का नया अरेंजमेंट है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं बी को पहले लिख सकता हूं, सी को बाद में। ये एक नई तरह का अरेंजमेंट है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बी सी ए, हाँ जी सर, उसके बाद सी ए बी और सी बी ए, ऐसा हो सकता है। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको इन तीनों लेटर्स को अरेंज करना है, तो आप चाहे पहले वाले ए को पहले लेके आओ, बाद वाले ए को बाद में लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली ये तो एक ही अरेंजमेंट है। तो कंडीशन क्या हुई, यहां तो अलग अलग 6 अरेंजमेंट आए, यहां सिर्फ एक आया। रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि यहां जो जिन चीजों को हम अरेंज कर रहे थे लेटर्स को, वो तीनों अलग अलग थे, यहां सेम थे। तो आइडेंटिकल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट भी हम लोगों ने देखा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है तो बात अलग है। अगर एन आइडेंटिकल या एन ऑब्जेक्ट में से कोई आर ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, या फिर पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल वाली कहानी भी हम लोग देख चुके थे। तो अभी तक हमने जितने फॉर्मूले थे वो सब पढ़ लिए हैं। अब इन पर सवाल करने की बारी है। और यार, सवाल मैं तो नहीं करूंगा, सवाल करेंगे आप। मैं क्या करूंगा फिर? मैं आपको सवाल दूंगा, हर सवाल देने के बाद 1 मिनट का समय दूंगा। उस 1 मिनट के समय के अंदर आपको सवाल को सॉल्व करना है। चले सर, शुरू करते हैं। तो शुरुआत की जाए आज की कहानी की। आज का जो टास्क है
उसके अंदर हम बात करेंगे बहुत सारे सवालों की, एक क्विज की तरह आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे आपके सामने, स्क्रीन पर सवाल आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, यूट्यूब पर भी आएंगे, और अगर ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के बाद आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल अगर हम बात करते हैं तो यार फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर NC12 इज इक्वल टू NC8, पहला सवाल कुछ इस तरह से, जहां पर आपको दिया गया है समय 1 मिनट का। हालांकि 1 मिनट लायक सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। NC12 इज इक्वल टू NC8, तो N की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 30। अब मतलब सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? 2 छोटे छोटे फॉर्मूले, अगर मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने क्लास 12th में अपनी 11th में अपनी किताब में देखा हो तो इजीली। चलिए सर, समय होने वाला है समाप्त। आप लोगों को तय समय में 4 ऑप्शंस देने हैं और इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की आइडेंटिटी पढ़ी होगी या इसका सॉल्यूशन किया होगा। सो लास्ट 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, सो फिनिश। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सवाल कैसा है, जवाब कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले अगर ऐसा दिया जाए कि NCX बराबर NCY, यहां ये चीजें सेम रहनी चाहिए। ये जो N है वो सेम रहना चाहिए, जो X है वो बदल सकता है, Y बदल सकता है। तो इसके 2 रूप हो सकते हैं, या तो X बराबर Y हो, सीधी सीधी बात है, 5C2 इज ऑलवेज इक्वल टू 5C2, 10C3 इज ऑलवेज इक्वल टू 10C3, या फिर X प्लस Y बराबर N की वैल्यू हो जाए। 2 एग्जाम्पल है, जैसे 20C6 20C14 के बराबर होगा, क्योंकि 6 और 14 मिलाकर 20 बनाते हैं। ठीक, तो यहां पर भी हमने देखा कि ऊपर ऊपर तो N है, यहां लिखा है NC14 या NC12 इज इक्वल टू NC8। अब 12 और 8 आपस में बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये वाला केस नहीं है। केस कौन सा है? ये वाला। दैट मीन्स 12 प्लस 8 शुड बी इक्वल टू N और N इज इक्वल टू 20। सो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी ए सही होना चाहिए था। सो ये पहला सवाल था यार, उम्मीद करता हूं हो गया होगा सब लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ ऐसा, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अगर किसी कॉइन को 6 बार टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? एक फॉर्मूला भी है, या बिना फॉर्मूले की मदद से भी हम जा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाए या 6 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, बात सेम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। यहां पर आप फंडामेंटल काउंटिंग से कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम जो है या फंडामेंटल कैलकुलेशन थ्योरम जो आप लोगों ने अपने अपने स्कूल में पढ़ी है, उसे कर सकते हैं। सो पॉसिबल कितने आउटकम होंगे जब एक कॉइन को 6 बार टॉस किया जाएगा? 6 बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। लास्ट कुछ सेकंड्स, 36, 64, 12, 32 और समय हुआ समाप्त। तो यार देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, फटाफट बात कर लेते। देखो, एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन जो कि आपने पढ़ी है, उसके हिसाब से 6 कॉइन्स है। आपने 6 कॉइन्स को ऐसे जमा दिया, मतलब 6 कॉइन से मिलने वाले आउटकम्स को आप इन बॉक्सेस में रखने वाले हैं। यहां पर कॉइन नंबर 1 का आउटकम आएगा, यहाँ कॉइन नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। एक कॉइन को 6 बार टॉस करो या 6 कॉइन को 1 बार टॉस करो, बात बराबर है। या फिर आपने पहली बार टॉस किया तब क्या आएगा, दूसरी बार करोगे तब क्या आएगा। जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे तो आपके सामने 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल। अब बेसिकली कॉइन को टॉस करना एक बहुत ही खूबसूरत खेल है। इसमें ऐसा बेसिकली ये इसलिए है कि जब आप दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके सामने ये चीज नहीं होती कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार हेड नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता।
कॉइन कॉइन है, दूसरी बार टॉस करोगे फिर हेड और टेल दे सकता है। तो अगेन हेड और टेल, यहां पर भी हेड और टेल, यहां पर भी हेड और टेल, यहां पर भी हेड, यहां पर भी हेड और यहां पर भी टेल। तो बेसिकली हर बार 2 पॉसिबल आउटकम्स देगा। तो 6 बार टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो 2⁻6। ये पहला आंसर है जो कि होगा 64, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद भी होगा। अगर एक कॉइन को n बार टॉस किया जाए या n कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2⁻n। सो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कह दो, आंसर आ जाएगा। एक कॉइन को 6 बार टॉस कर लिया तो 2⁻6 अगेन 64। यहां एक छोटी सी बात और भी होती है, अगर आप नोट कर सकते हैं भाई साहब, अगर आप एक डाई को n बार थ्रो करते हैं या n डाई को एक साथ थ्रो करते हैं तब टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6⁻n। जैसे एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं या 2 डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम आते हैं। कैसे, n की वैल्यू 2, तो 6⁻2 इज 36। 3 बार थ्रो करेंगे तो 216। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है कुछ ऐसा। The number of different 4-digit numbers that can be formed with the digit 2, 3, 4, 7 when each digit used only once। 4 डिजिट के कितने डिफरेंट नंबर बनाए जा सकते हैं इन चारों नंबर्स के द्वारा 2, 3, 4 और 7 जब एक डिजिट को एक ही बार यूज किया जाए, एक से ज्यादा बार किसी भी डिजिट को यूज नहीं किया जाए। और इस सवाल का आंसर करने के लिए आपके पास है कुल अभी 40 सेकंड के आसपास समय और। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। कुछ और सेकंड्स बचे हैं, 15-20 लगभग, 10-15 सेकंड और हैं। फटाफट आंसर करो यार। आंसर अभी आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट ऐसा ऐसा कुछ जब एक डिजिट को एक ही बार यूज किया जाए। सो समय हुआ समाप्त, और अगर समय हुआ समाप्त तो जवाब शुरू। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास 4 बॉक्सेस हैं और इन चारों बॉक्सेस को भरने के लिए आपके पास ये 4 नंबर्स हैं। तो इस प्लेस पर आप मतलब आपने पूछा इन चारों से कि भाई पहली प्लेस पर कौन बैठेगा, तो इन चारों ने कहा कि हम चारों बैठ सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के 4 ऑप्शंस, और आपको यह बोला गया है कि हर डिजिट को सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करना है। मतलब अगर यहां पर पहली प्लेस पर आपने 7 को बिठा दिया तो अब 7 अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास तो कुल 3 प्लेसेस हैं। अब उसके बाद ये वाली प्लेस भी भर दी, 2 बॉक्स बचे। मान लो आपने 4 को बिठा दिया और 2 को बिठा दिया, अब 3 बच गया। तो अगली प्लेस पर बैठने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और अगले पर बैठने के लिए 1 ऑप्शन, जिसको 4 फैक्टोरियल भी कहा जाता है, जो कि आंसर में 24 लिखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 24 यहां करेक्ट था। यार उम्मीद है आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो रही है। अच्छा, अगर यहां पर ये बोला जाता कि आप रिपीट कर सकते हैं, अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि रिपीट कर सकते हैं और रिपीट नहीं कर सकते का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर बनाया इन चारों का यूज करके 2424, ये जो नंबर है इसके अंदर 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया, जो अलाव नहीं है सवाल के अकॉर्डिंग। जो भी नंबर आए उसमें हर डिजिट सिर्फ 1 बार आए। लेकिन अगर मैं बोलता कि रिपीटेशन अलाव है तो ये केस रिपीटेशन वाले केस के अंदर आता, और अगर रिपीटेशन अलाव होता, RA का मतलब रिपीटेशन अलाव, तो आप 4 बॉक्सेस बनाते। 4 बॉक्स बनाने के बाद पहले बॉक्स पर आप 4 में से किसी को भी रख सकते थे, तो जो पहले बॉक्स पर बैठा है वो दूसरे बॉक्स पर भी बैठ सकता है। तो बेसिकली रिपीटेशन अलाउ है, तो यहां पर फिर 4 लोग। जो दूसरे बॉक्स पर बैठा है वो तीसरे पर भी बैठ सकता है, तो अगेन 4, और फिर यहां पर भी 4 तरीके। तो ये हो जाते टोटल 4⁴, 16 का स्क्वायर 256। तो देखो यार अगर रिपीटेशन करते तो 256 नंबर बनते, नहीं करने पर बस 24 नंबर ही बने। बहुत नाइंसाफी है। आगे बढ़ते हैं।
द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 vowel and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonants is equal to। आपके पास 4 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनसे आपको एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। चलिए फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, समय बचा है कम। अब यहां थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है। सोचना ऐसा पड़ेगा कि हमारे पास 4 वॉवेल है, तो अब 4 वॉवेल कौन कौन से हो सकते हैं, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। 5 कॉन्सोनेंट्स मतलब ये आपको दिए गए हैं, जैसे ए ई आई और ओ दे दिया, यू नहीं दिया। तो अब इन 4 वॉवेल्स में से आपको 2 वॉवेल पहले सिलेक्ट करने होंगे, उसी तरह से आपको 3 कॉन्सोनेंट पहले सिलेक्ट करने होंगे। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं सवाल को। देखो यार, आपके पास इस केस में 4 तो वॉवेल है, 5 कॉन्सोनेंट्स है, आपको चाहिए 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले इन 4 वॉवेल में से आपको 2 वॉवेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे और इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 4 वॉवेल हैं, ए ई आई और ओ, और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं बी जेड डब्ल्यू पी और जे। आपको 2 वॉवेल चाहिए, तो इनमें से किन 2 को लोगे? तो कोई बच्चा ए ई को ले सकता है, कोई ई आई को ले सकता है, कोई ओ ए को ले सकता है, तो ही कैन हैव डिफरेंट चॉइसेस। तो डेफिनेटली यहां पर 4 में से 2 वॉवेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 में से 2 वॉवेल को सिलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशंस। तो 4 में से 2 वॉवेल को सिलेक्ट करना इज 4C2। क्लियर है क्या? बिल्कुल। 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 5C3। क्लियर है? अब आपने 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट अभी सिलेक्ट किए, मतलब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इनको और इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये तो इसने रख लिए कि इन्हें जमाना है। क्या किया? पहले सोचा कि ये 4 वोवेल थे, ये 5 कॉन्सोनेंट थे, इनमें से 2 ये निकाल दिए, 3 ये निकाल दिए, अब इनको जमाना है। अभी जमाए नहीं है, अभी तक उसने क्या किया है? सिलेक्शन। मतलब अभी क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन। नाउ अब वो जमाने जाएगा, मतलब क्या होगा? परमुटेशन। बात क्लियर है क्या? आप पहले सिलेक्ट करोगे कि कौन से 2 और कौन से 3 है, उनको सिलेक्ट कर लिया इतने तरीकों से, अब उन्हें अरेंज करना है। तो सिलेक्ट क्या क्या किया आपने? 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट, मतलब टोटल 5 लेटर्स। इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब इसे सिंपल करना है। 4C2 का मतलब है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। एक छोटा सा प्रैक्टिस लिख लो। अगर आपको बोला जाए ना NC2, तो NC2 का मतलब होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ठीक है। 5C3, अब अपन ने छोटा सा एक फंडा यहां भी पढ़ा है, सॉल्व करने के लिए आप छोटी छोटी प्रैक्टिस समझ सकते हो। ये 5C2 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 + 2 मिलाकर 5 हो जाते हैं। तो ये 5C2 के बराबर है, और 5C2 तो इसके बराबर है 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 तो होता ही है बहुत समाज जमाने से। सो 2 से 2 4 को काटेंगे, ठीक है। 4 ये 20 और ये 60, तो 60 इंटू 120, तो ये हुआ 70। आगे लगा दिए 2 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, और यहां से ऑप्शन नंबर सी आ भी रहा है। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो यू कैन डायरेक्टली ओपन द फॉर्मूला एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर NCR। ठीक है सर, तो NCR होता कितना है? उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। डन है?
लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ा जाए और बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। अच्छा, अगले सवाल पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मेरी बताओ। माना हो सकता है आपको इस चैप्टर में दिक्कतें आ रही हो, मैं नहीं ऐसा नहीं बोलता कि आपको दिक्कतें नहीं आएगी मेरे पढ़ाने के बाद। मतलब मैं इतना महान टीचर नहीं हूं कि मैं एक बार पढ़ा दूं और बच्चों को दिक्कतें ना आए। मैथ्स सब्जेक्ट में दिक्कतें अगर नहीं है तो मैथ्स भी नहीं है। तो आपने कौन कौन सी किताबों को अभी तक टच किया है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर 11th बोर्ड? भले आपका स्कूल कितनी ही कठिन एग्जाम ले, कितनी ही सिंपल एग्जाम ले, आप दो किताबों को हमेशा सॉल्व कर चलिए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अलावा आप मार्केट से जितनी किताबें खरीदेंगे ये बहुत अच्छी बात है, किताब खरीदना गलत बात नहीं है। मोबाइल डाटा का रिचार्ज कराना हर महीने 200-300 रुपए में, इतने में तो एक किताब आ जाती है बहुत अच्छी सी जो पूरे साल चलती है। तो किताब खरीदना बहुत अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है, उसको सॉल्व करना और भी अच्छी बात हो सकती है। पर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, एग्जाम्पलर नहीं है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टाइसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन। 12 पॉइंट्स हैं, उसमें से 7 पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हैं। अब आपको एक कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स यहां बनाए जा सकते हैं, आपको इस चीज का आंसर करना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? सर यहां तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इलेक्शन होता था, ट्रायंगल कैसे बनाते थे? ट्रायंगल कैसे बनाए जा सकते हैं? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने में समय लगाया होगा तो ट्रायंगल बनाना बहुत सिंपल है। ऐसे केसेस में 12 पॉइंट्स हैं, उनमें से 7 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो बचे 5 पॉइंट जो बाहर कहीं घूम रहे हैं। चलिए सर, समय समाप्त। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिए। तब तक मैं सवाल की भूमिका बना लेता हूं। देखो, मान लेते हैं ये एक लाइन है और 7 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर स्थित है। कहीं ना कहीं होंगे, हमें नहीं पता ये पॉइंट्स कहां हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट तो यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, तीसरा पॉइंट यहां पर है, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा और सातवें को मैं यहां बना देता हूं, लाइन खींच दूंगा, है ना। ठीक है, अब इन 7 पॉइंट से मिलाकर आपको एक बनाना है ट्रायंगल, और उसके अलावा 12 पॉइंट है टोटल, तो 5 जो पॉइंट्स है वो कहीं और घूम रहे हैं। तो यहां पर एक शब्द का प्रयोग और किया जा सकता है कि नन ऑफ देम और नन 3 ऑफ देम इज आर कोलिनियर। मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई 3 कोलिनियर है ना। ठीक है, तो ऐसा एक और पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, और अगर ऐसा पॉइंट लिया जाए तो एक और पॉइंट यहां पर भी लिया जा सकता है, और आखिरी में एक पॉइंट मैंने यहां पर चूज कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट्स हुए टोटल 12। इनके नाम दे देते हैं P1, P2, P3, P4, P5। तो देखो, ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड P12। आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आपको अगर यहां ट्रायंगल बनाना है तो आप ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं? पहला तरीका, आप कोई भी 3 पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रायंगल कब कब बन जाएगा ना, अपन सवाल को बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं P1 या P1 नहीं, P8, P9 और P10 से एक ट्रायंगल बनाना चाहूं तो क्या ट्रायंगल बनेगा? P8, P9, P10। देख सकते हो यार, इनसे एक ट्रायंगल पूरा का पूरा बन रहा है। अच्छा, P10 और P3 कोलिनियर हो गए, थोड़ा सा P10 को आगे पीछे करना पड़ेगा, है ना। ये कोलिनियर नहीं है, ध्यान रखना इतना सा। P3 और P10 कोलिनियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर देता हूं।
अब ये कोलिनियर क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे अलग कहानी है, पर अपन अभी इतना ही समझ लेते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। तो ऐसा एक ट्रायंगल बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। दैट मीन्स अगर मैं जो 5 पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है, इनमें से कोई एक पॉइंट चूज करता हूं तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, जो पांचों पॉइंट है जो लाइन पर नहीं है, इनमें से एक ट्रायंगल चूज करता हूं तो, या एक 3 पॉइंट चूज करता हूं, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, P12, P11, P8 ट्रायंगल बनेगा, P11, P10, P9 एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां इस केस में एक ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा, मैं दो तो ये पॉइंट ले लेता हूं जो बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया P11, यहां पर ले लिया P12 और एक ले लिया P4। तो दो पॉइंट्स वैसे हैं जो लाइन से बाहर हैं और एक पॉइंट ऐसा है जो लाइन पर है, तो तब भी ट्रायंगल बनने के पूरे पूरे आसार हैं, ट्रायंगल बनेगा। दैट मीन्स अगर एक पॉइंट मैं ट्रायंगल पर से या एक पॉइंट लाइन पर से सिलेक्ट कर लूं और 2 पॉइंट बाहर से सिलेक्ट कर लूं, ट्रायंगल बनेगा। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2 पॉइंट्स लाइन पर से सिलेक्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल P6, P7 और P8। क्या ट्रायंगल बनने की संभावना है? ये P7, P3 और P8 क्या है? ध्यान है, उम्मीद है आप लोगों को, ये वो पॉइंट्स है जिसमें से 2 पॉइंट्स लाइन पर हैं और एक पॉइंट लाइन के अलावा है, ट्रायंगल बना। तो यहां पर भी ट्रायंगल बना। But what happen if I select P1, P3 और P4? मैं P1, P3 और P4 को सिलेक्ट करूंगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अब ये बताओ कि ट्रायंगल कब कब बन सकता है? ट्रायंगल तब बन सकता है जब तीनों पॉइंट्स लाइन पर नहीं हो, तीनों में से एक पॉइंट लाइन पर हो, वो वाली मतलब इस लाइन पर, तीनों में से 2 पॉइंट लाइन पर हो। कब नहीं बनेगा? जब तीनों लाइन पर हो। तो फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने के लिए ध्यान दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल, सीधा सीधा आंसर यहां लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने के लिए सीधा सीधा मतलब ये देखो, आपने टोटल केस निकाल लिए। टोटल केस इन चारों केसेस में से ही होंगे। तो चारों केसेस मतलब या तो आप 3 पॉइंट वो सिलेक्ट करोगे जो लाइन से बाहर है, या तो आप 1 पॉइंट लाइन पर और 2 पॉइंट लाइन से बाहर, या 2 पॉइंट लाइन पर और 1 पॉइंट लाइन से बाहर, या तीनों पॉइंट लाइन पर। इसके अलावा चौथा कोई केस है ही नहीं। तो टोटल जो केस बनेंगे उन्हें कहा जा सकता है कि 12 जो भी पॉइंट्स हैं इनमें से आपने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, तो 12C3। जितने भी ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं जी? इतने बन सकते हैं हमारे हिसाब से, या फिर 12 में से कोई से भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। लेकिन अगर वो पॉइंट कोलिनियर हुए तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैं इन 7 में से कोई सा भी पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने 7 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने वाले जो केस थे वो घटा दिए। तो टोटल 12 में से कोई भी पॉइंट ले लो, माइनस वो पॉइंट घटा दो जब तीनों के तीनों पॉइंट लाइन पर होंगे, क्योंकि लाइन पर टोटल 7 पॉइंट्स है, उन 7 में से 3 लोगे तो 7C3। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। इस केस में जो पॉइंट बच जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल देंगे। कैलकुलेशन के लिए 12C3 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अगेन। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब तो 6 होता है, 6 गया 12 से, तो 2 इंटू 11 इंटू 10 माइनस ये कटा तो 35। तो यार 220 माइनस 35 185, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, और 185 इज द करेक्ट आंसर। You can see the answer is very simple using permutation and combination. Now अगर आप बिना permutation combination के बनाने जाते तो शायद परेशान हो जाते। चलिए सर, एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये बोलता है कि अगर number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines, तो
ऐसे कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं जब 4 पैरेलल लाइन दूसरी 3 पैरेलल लाइंस के सेट से इंटरसेक्ट करे? मतलब यहां पर 7 पैरेलल लाइंस नहीं है, मैंने कहा कि 4 पैरेलल लाइन और 3 पैरेलल लाइन। इसका मतलब है कि 4 लाइन है जिनकी डायरेक्शन एक जैसी है और 3 लाइन है जिनकी डायरेक्शन फिर दूसरी डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन सातों लाइन की नहीं है। क्या बात क्लियर है? चलिए सर, समय बचा है कम और अभी हमें बात करना है, सवाल करना है खत्म। समय समाप्त। बात करते हैं जवाबों की। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप किसी भी एक को टिक कर सकते हैं। देखो 4 लाइंस है जो पैरेलल है। मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। दूसरी 4 लाइन और दूसरी 3 लाइन और है जो पैरेलल है, तो दूसरी 3 लाइन ऐसी बनाई जा सकती है, ये L5 होगी, ये L6 होगी और L7 होगी। मैंने कहा सातों लाइन पैरेलल नहीं है, 4 लाइन एक जैसी है, 3 लाइन एक जैसी है। नाउ अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम कब बन सकता है? जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हो और दूसरी 2 और पैरेलल लाइंस हो। तो देखो अगर आप इन 2 लाइंस को चूज करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, और साथ में ये दोनों पैरेलल लाइन, तो एक पैरेललोग्राम बना। दूसरा अगर आप इन दोनों पैरेलल लाइंस को चूज करते हैं, इन दोनों को, और साथ में इन दोनों को चूज कर लेते हैं, तो पैरेललोग्राम बना। मतलब जो ये 4 एक जैसी लाइंस है, इनमें से कोई भी 2 लाइन ले लो, इनमें से कोई भी 2 लाइन ले लो। तो मैंने इन चारों में से 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका 4C2 निकाला। बाकी इनमें से भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 3C2। अब सोचो क्या सिर्फ ये 2 पैरेलल लाइन सिलेक्ट करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा, हमें ये 2 लाइंस और लेनी पड़ेगी ताकि पैरेललोग्राम बने। मतलब ये वाले केस और ये वाले केस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4C2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू डिवाइड बाई 2। 3C1 का मतलब 3, बेसिकली 3C2 का मतलब 3 होता है। तो यार ये इससे कटा, 18 टोटल केसेस आएंगे। सो टोटल डिफरेंट पैरेललोग्राम्स आर 18। अब सर हम कैसे कैलकुलेट करें? मतलब बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं 18 आ रहे कि नहीं आ रहे। चलो तो एक एक सिंगल पैरेललोग्राम ऐसे ऐसे वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस देखना 1 2 3 4, डबल डबल वाले 4 हैं, उसके बाद 5 6 और 7, तो ये 7 पैरेललोग्राम्स। आफ्टर दैट 4 वाले ले लो। 4 मतलब जिसके अंदर 4 मतलब यहां से यहां 2 और यहां 2, 1 और 2, तो 2 ये और हो गए। और भी कुछ केस हो सकता है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम हो सकता है और ये भी एक पूरा का पूरा हो सकता है, तो 2 केसेस और हो गए। और एक बड़ा सा पैरेललोग्राम ले लो, तो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है ना। 7 2 9 और 9 18 हो गए टोटल। तो ऑप्शन आंसर चाहे ऐसे निकालो। अब ऐसे निकालना और ऐसे निकालना मेरे हिसाब से ये सिंपल तरीका है। यहां कैलकुलेशन आपको सिंपल लग रहा था, आपने काउंट कर लिए। इमेजिन करो अगर 50 लाइंस होती और 30 लाइन होती, मतलब 50 पैरेलल लाइन ऐसी और 30 पैरेलल लाइंस ऐसी, तब कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ट चीज है। चलिए सर, तो यार आज की कहानी में अगला सवाल ये है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब बड़ा सिंपल सवाल है, ट्राई कर सकते हो। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स, ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। फटाफट कैलकुलेट करो, बात ठीक है या नहीं है। फास्ट 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 फास्ट, सिंपल सवाल है। आपके पास ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जहां से आप 11 प्लेयर की एक टीम सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए आपके पास 22 प्लेयर अवेलेबल हैं और उन 22 प्लेयर में से 3 प्लेयर या 2 प्लेयर को इंक्लूड कर चलना है और 4 प्लेयर को एक्सक्लूड कर चलना है। जैसे मान लो 2 प्लेयर है, कप्तान और विकेट कीपर, ये तो भाई साहब हमेशा ही रहते हैं, तो इनको तो लेकर ही चलना है। तो 22 में से
और 4 प्लेयर हैं जिनकी तबीयत खराब है, जो इंजर्ड है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको लेकर नहीं जाना। अब जरूरी नहीं विकेट कीपर की बात हो, दूसरे गेम्स में विकेट कीपर नहीं होते, पर कोई बात नहीं। चलिए सर सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे कंडीशन में इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। आपके पास 22 प्लेयर थे, आपको इनमें से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी थी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। आपके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं जो हमेशा जाएंगे, मतलब 2 प्लेयर तो हमेशा टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तो 11 लोगों की टीम में आप लोगों ने 2 लोगों को तो हमेशा इंक्लूड कर ही लिया है। तो अब आपको चाहिए 9 लोग, लेकिन 22 लोगों की टीम में से 2 लोग तो हमेशा सिलेक्ट हो गए हैं, तो बचे हैं 20। मतलब अब आपको 20 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 9। लेकिन 4 लोगों ने बोला कि यार तबीयत खराब है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहां लगी है, वहां लगी है। तो अब इस 20 बचे प्लेयर में से 4 प्लेयर घट गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इंक्लूड नहीं करना है, उन्हें एक्सक्लूड करना है। तो 16 प्लेयर है, अब आपको 16 में से 9 चुनना पड़ेगा। तो इस टीम को बनाने के लिए आपको 16 में से 9 लोगों को चुनना है। एंड द आंसर इज 16C9, ऑप्शन नंबर सी। अगर 16C9 नहीं होता तो 16C7 होता, तो भी बात सही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुछ स्पेशल यहां नहीं था। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें सवाल समझ में आ रहे होंगे। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अब आर्टिकल के अंदर कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, पहले तो वो डिसाइड करो, और उसके बाद ये डिसाइड करो कि इस केस के अंदर वॉवेल को इवन प्लेसेस पर बिठाना है। अब ARTICLE, तो A, I और E इवन प्लेस पर बैठेंगे, तो कॉन्सोनेंट्स ऑड प्लेसेस पर बैठेंगे। आर्टिकल के सारे वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। नौ 10 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड समय हुआ समाप्त। तो यार देखो सिंपल सवाल था, आखिरी सवाल आई थिंक ये। आपके पास जो वॉवेल्स हैं उसमें ए है, आई है और ई है, और आर, टी, सी और एल, टोटल 7 लेटर्स हैं। आपने 7 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। प्लेसेस क्या है इसकी? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इवन प्लेसेस पर मतलब यहां पर और यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स बिठाने हैं। मतलब इन 3 जगहों पर आप सिर्फ वॉवेल्स बिठाएंगे। तो इसका मतलब है 3 जगह हैं, दूसरी, चौथी और छठी, इनमें से आपको 3 वॉवेल्स को बिठाना है। तो 3 वॉवेल्स को बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 और 4 वो प्लेसेस हैं, ये वाली ऑड प्लेसेस, जहां आप कॉन्सोनेंट्स को बिठा सकते हैं। तो ऑड प्लेसेस है 4, कॉन्सोनेंट्स है 4, तो 4 फैक्टोरियल अगेन। आंसर इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये तो क्लियर है, आंसर कुछ भी यहां पर नहीं दिया है ऐसा। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होना चाहिए, और अगर 24 को मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 144। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। तो सर ये कहानी आज की थी। ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं यार, जिनको आप जितना सॉल्व करें उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना आप नहीं करें तो परेशानी हो सकती है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो डाउटनेट का जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं ना, वहां सब्सक्राइब करो पहले तो। रेगुलर ये क्लासेस मिलेगी, हम हर मंडे को क्लास तो करते हैं, इसके अलावा हर अगले दिन आपको कोई और सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी।
इसके अलावा 12th में भी आपके लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ शुरू होने वाला है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ेंगे, और लाइक करो क्योंकि बहुत मेहनत की आपके इस लेक्चर के लिए बाकी लोगों ने भी। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, जैसे सर कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा, कोई सवाल है समझ में नहीं आ रहा, आपसे बात करनी ऐसे ही परेशान हूं, तो आप इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। अरुण_डाउटनट डाउटनट की तरफ से बनाई गई एक इंस्टाग्राम आईडी है जो जहां पर मैं अवेलेबल रहता हूं, बच्चों की बातें सुनता हूं, बच्चों से बात करता हूं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करता हूं और मिलते रहता हूं। तो आपसे फिर मिलेंगे कब? अगली क्लास में। लेकिन उम्मीद है तब तक आप पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे डाउटनट के साथ। धन्यवाद।